तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो बेसिकली कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, आपने चैप्टर 1 में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा होगा कि जब कोई दो पदार्थ के परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो एक नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, इसे इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। सिंपल सी बात है कि जब दो पदार्थ के परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, या कोई एक बड़ा पदार्थ होगा वो परमाणुओं में टूटकर नए गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। यानी कि जिसमें एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होगा वो चाहे किसी दो पदार्थों को जोड़ने से हो या किसी एक पदार्थ के टूटने से, जो एक नए गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, इस पूरी प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें एक टॉपिक था कि ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो बेसिकली कितने प्रकार की होती हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो मोस्टली बेसिकली 7 प्रकार की होती हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिया गया है, किसी में 5, किसी में 4। कुछ अभिक्रियाओं को, दो अभिक्रिया को आपस में मिलाकर उसे बताया गया है। ठीक है, आज हम लोग हर एक को, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि टोटल कितने होते हैं। ठीक है, और किस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, या वो जो नाम जो दिया गया है जिस अभिक्रिया का क्यों दिया गया है। आज हम इस टोटल जितने भी रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं हम इसे सिर्फ रटेंगे नहीं, आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे ताकि रटने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, विथ एग्ज़ाम्पल। अगर आपको एग्ज़ाम्पल ना दिया जाए तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आप इन सारे अभिक्रियाओं को अगर याद करने चाहेंगे तो आप सारे का एक एक एग्ज़ाम्पल को ध्यान में रखते हुए याद करो, या देखते हुए इसको याद करो, या फिर समझने की कोशिश करो। सारा का सारा बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो विथ एग्ज़ाम्पल हम लोग हर एक को हम लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें रटने की आवश्यकता ना पड़े। तो सबसे पहला इसका यही इसका जवाब, इसका आंसर है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो टोटल 7 प्रकार की होती हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन, जिसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, और एक हमारा होता है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये कंप्लीट 7 प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, यानी कि इन 7 तरीके से एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। तो कौन से अभिक्रिया किस तरीके से होता है आज हम इन्हीं को समझेंगे। ठीक है, ये रटने की चीज़ नहीं है, ये बेसिकली समझने की चीज़ है। रासायनिक अभिक्रिया जो होता है जिससे एक नया पदार्थ बनता है, आखिर वो कितने तरीके से नए पदार्थ का निर्माण हम लोग करते हैं या कर सकते हैं। तो टोटल 7 तरीके से हम नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कहा गया। तो चलिए हम इसे 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो पहला है वो है संयोजन अभिक्रिया। यदि आप इन सारे अभिक्रिया का नाम में अगर ध्यान दें तो आपका 80% और 50% तो इसका आंसर आपको यूं ही मालूम चल जाएगा, समझ में आ जाएगा। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब होता है आपस में जुड़ना, संयोग होना। क्या होता है इसका मतलब? संयोग होना, जुड़ना। और कौन जुड़ता है? जाहिर सी बात है, दो पदार्थ आपस में जुड़ते हैं। एक तो अकेला जुड़ेगा नहीं, जब भी जुड़ेगा तो 2 या 2 से ज़्यादा। ये इस प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर या जुड़कर एक एकल यानी कि एक अकेला यौगिक बनाता है। एकदम आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब हुआ जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक, हम इसको पदार्थ भी कह सकते हैं, कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, या 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर या आपस में जुड़कर एक अकेला यौगिक बनाता है।
ऐसे अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एकदम आसान शब्दों में कि दो पदार्थ जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें हम Mg यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन यानी कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जा रही है। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आपस में जुड़ करके एक यौगिक बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नए यौगिक का निर्माण कर रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि यह एक संयोजन अभिक्रिया है। उसी तरह से हमने एक और यौगिक लिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने दो यौगिक लिया है। यहाँ पर दो तत्व थे, सिंगल अकेला। यहाँ पर हमने एक यौगिक लिया है। ये NH3 है जिसे हम अमोनिया कहते हैं। यौगिक का नाम याद होना चाहिए आपको। ठीक है, NH3 जिसे हम अमोनिया कहते हैं। और एक हमारा है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये दो यौगिक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं या आपस में जुड़ करके एक यौगिक का निर्माण करता है जिसे हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो यौगिक परस्पर जुड़ करके एक नए यौगिक का निर्माण कर रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि यह एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। हो गया, ख़त्म। ये था हमारा संयोजन अभिक्रिया। अब ऐसा दुनिया भर का आपको एग्जाम्पल किताब में दिख जाएगा जहाँ पर दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एक पदार्थ का निर्माण करता है। अब आते हैं सेकंड पे, बहुत इजी सा, ठीक है, आसान है। उसके बाद क्या है, वियोजन अभिक्रिया। जस्ट संयोजन का उल्टा होता है वियोजन। संयोजन में दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नया पदार्थ बना रहा था, इसमें एक पदार्थ टूट करके दो नया पदार्थ बनाएगा। यानी कि इसमें जुड़ करके बना रहा था, इसमें टूट करके बनाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अकेला है ये, इसके बाद एरो आ गया, प्लस नहीं है कहीं पर। ये टूट करके दो यौगिक का, दो प्रतिफल का निर्माण कर रहा है। इसके बीच में प्लस का साइन है। संयोजन का बिल्कुल उल्टा है वियोजन। इसमें एकल पदार्थ विभाजित होकर, ठीक है, वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ विभाजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। एकल पदार्थ विभाजित होकर, विभाजित मतलब होता है टूटना, विभाजित का मतलब टूटना। एक पदार्थ टूट करके दो नए पदार्थ का, दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर CaCO3 जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट आपस में टूट करके विभाजित होकर दो नए प्रतिफल का निर्माण कर रहा है, दो नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO और प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो नए प्रतिफल का निर्माण कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये टूट करके दो नए प्रतिफल का निर्माण कर रहा है, अतः हम इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या कहेंगे। यहाँ पर एक और है, ठीक है, 2FeSO4 फेरस सल्फेट, इसे हम फेरस सल्फेट कहते हैं। ये भी आपस में टूट करके यानी कि विभाजित होकर के तीन नए प्रतिफल का निर्माण कर रहा है। Fe2O3 यानी कि फेरस ऑक्साइड प्लस SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 यानी कि सल्फर ट्राईऑक्साइड। तीन है तो ट्राई, दो है तो डाई। सल्फर डाइऑक्साइड एंड देन सल्फर ट्राईऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड, ये तीन नए प्रतिफल का निर्माण कर रहा है, पर कैसे, टूट करके। तो टूट करके ये बना रहा है, इसीलिए हम इसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि ऐसे अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पर टूट करके बना रहा था, इसीलिए हम इसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पर आपस में जुड़ करके बना रहा था, इसीलिए हम इसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पे, ठीक है। इसका जो अगला है वो है विस्थापन अभिक्रिया। अब ये विस्थापन अभिक्रिया क्या है? अगर हम इस विस्थापन पे ध्यान दें, इसे इंग्लिश में हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। विस्थापन का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए कि इमेजिन कीजिए कि आप किसी बेंच पर बैठे हैं, दो व्यक्ति, ठीक है। एक तीसरा व्यक्ति आता है जो काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी ताकतवर है। वो क्या करता है कि आप दोनों में से किसी एक कमज़ोर व्यक्ति को हटाकर खुद वो बैठ जाता है उस स्थान पे, उस बेंच पर। यानी कि हटा करके किसी को जगह ले लेना, इसे विस्थापन कहते हैं।
स्थान को विस्थापित कर देना। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि किसी को हटाकर उसका जगह ले लेना, किसी को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेना, इसे विस्थापन कहते हैं। सेम चीज़ केमिकल रिएक्शन में भी होता है, यानी कि सेम चीज़ हमारा जो होता है, ये घटनाएं रासायनिक अभिक्रिया में भी होती हैं, कुछ अभिक्रियाओं में। जैसे विस्थापन अभिक्रिया की हम लोग परिभाषा की बात करें तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देना। यानी कि कोई अधिक क्रियाशील तत्व होगा, वो किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा, यानी कि उसको हटाकर खुद उसका स्थान ले लेगा, ग्रहण कर लेगा। इसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझें, अच्छे तरीके से एग्जाम्पल समझ में आएगा। देखो Fe है यहाँ पर, इसे हम लोहा कहते हैं, ये लोहा है, ठीक है, केमिस्ट्री में से Fe फेरस कहते हैं। कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, कॉपर सल्फेट है ये, ठीक है। अब ये Fe क्या करता है ना कि इस कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा देता है और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। देखो SO4 के पहले Cu था, अब यहाँ SO4 के पहले Fe आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि ये जो Fe है, जो अधिक क्रियाशील तत्व है, ये इस यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को, यानी कि कॉपर जो तांबा होता है, वे लोहे से कम क्रियाशील होता है। ये जो लोहा है वो इस यौगिक से कॉपर को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। बेचारा कॉपर साइड हट जाता है, अलग हो जाता है उस विलयन से, उस यौगिक से। लोहा और कॉपर में लोहा अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि लोहा को अगर हम लोग कहीं पर खुला रख देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, जबकि तांबा में जंग नहीं लगता है जल्दी। इसका मतलब कि लोहा अधिक क्रियाशील है, वो तुरंत क्रिया कर लेता है किसी से, लेकिन तांबा यानी कि कॉपर जल्दी क्रिया नहीं करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लोहा जो है वो इस कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण करके एक नया यौगिक का निर्माण कर रहा है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि इसके स्थान को विस्थापित कर दिया और करके एक नए यौगिक का निर्माण कर रहा है। इसके साथ में एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर जिंक है, जिसको हम जस्ता कहते हैं, बिल्कुल वही आपका विलयन है कॉपर सल्फेट। यहाँ जिंक भी क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो जिंक क्या करता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। देखो है ना, ZnSO4 बना रहा है। पहले ये CuSO4 था, पर यहाँ से Cu हट करके Zn यहाँ पर आ जाता है और क्या बना रहा है, ZnSO4। बेचारा कॉपर अलग हो जाता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, यौगिक का नाम याद होना चाहिए। Fe मतलब लोहा, CuSO4 इसको हम कॉपर सल्फेट कहते हैं। SO4 सल्फेट होता है, कॉपर लगा देंगे तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा, Zn लगा देंगे तो जिंक सल्फेट हो जाएगा, Fe लगा देंगे तो फेरस सल्फेट हो जाएगा। सिर्फ समझने की बातें, ठीक है। तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर, ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और इस तरह से एक नए यौगिक का निर्माण करता है। इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो अगला है, नेक्स्ट हमारा है, वो बिल्कुल इसी तरीके का है। जैसे आपने देखा था विस्थापन अभिक्रिया, बिल्कुल उसी का एक और रूप है द्विवी विस्थापन अभिक्रिया। अगर हम इसके नाम की बात, नाम पे अगर ध्यान दें तो यहाँ पे द्विवी लगा है। द्विवी का मतलब होता है दो, द्विवी का मतलब दो। अब बाकी विस्थापन अभिक्रिया तो आपने पढ़ा। इसमें जो विस्थापन अभिक्रिया होता है किसी दो यौगिकों के बीच में होता है। यहाँ जो विस्थापन अभिक्रिया हो रहा था एक तत्व और एक यौगिक के बीच में हो रहा था। यहाँ जो विस्थापन अभिक्रिया होता है ये दोनों यौगिकों के बीच में होता है, यानी कि ये भी एक यौगिक है, ये भी एक अकेला सिंगल तत्व नहीं है, ये भी एक यौगिक है। यहाँ पर दोनों यौगिक के तत्व आपस में आदान प्रदान होता है, तत्वों का, परमाणुओं का, ठीक है। वैसे अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं का समूह का आपस में आदान प्रदान होता है ना। ये जो आप देख रहे हैं दो अलग अलग समूह है परमाणुओं का, इसके परमाणुओं के बीच में आदान प्रदान से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया एक्चुअल में है क्या। देखो AgNO3 जिसको हम सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, NaCl ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट
और सोडियम क्लोराइड में ये जो सिल्वर है, इस सिल्वर नाइट्रेट में जो सिल्वर है और इस सोडियम क्लोराइड में जो क्लोरीन है, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ये यूँ कह सकते हैं कि आदान प्रदान, यानी कि इसमें से सोडियम आ जाता है यहाँ पर और सिल्वर चला जाता है सोडियम के स्थान पर। तो सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, ये सिल्वर क्लोरीन से अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बना रहा है AgCl। देखो ना यहाँ पे दोनों यौगिक में से Ag जो सिल्वर है वो इस सोडियम क्लोराइड के क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहा है, क्या बना रहा है, सिल्वर क्लोराइड। बचा कौन, ये सोडियम। ये सोडियम क्या करेगा, सिल्वर के स्थान पर आ जाएगा, यानी कि सोडियम जो है वो इस नाइट्रेट से अभिक्रिया करके सोडियम नाइट्रेट बनाता है। तो इसमें दो यौगिकों के बीच में परमाणुओं का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है, एक इसमें जा रहा है और एक इसमें जा रहा है, और इस तरह से दो नए यौगिक का निर्माण होता है। इसीलिए हम इसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ भी विस्थापन ही हो रहा है, वो उसका जगह हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर रहा है, पर यहाँ पर दो यौगिकों के बीच में हो रहा है, दो परमाणुओं के बीच में आदान प्रदान हो रहा है, इसीलिए हम इसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। जो नेक्स्ट आते हैं, जो अगला है वो है अपचयन उपचयन अभिक्रिया। चूँकि ये अपचयन और उपचयन दो अलग अलग अभिक्रियाएं हैं, लेकिन ये सदैव एक साथ होता है, इसीलिए हम इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। अपचयन और उपचयन को आप ध्यान से समझेंगे कि ये क्या है, ठीक है। देखो अपचयन और जो उपचयन आपका है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा अपचयन और जो उपचयन अभिक्रियाएं हैं, इसमें सारा खेल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का होता है। जब किसी तत्व में, जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन हटता है ना, तो उसे अपचयन कहते हैं, और जब किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे उपचयन कहा जाता है। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, ठीक है। देखो अपचयन उपचयन ध्यान से समझना। अपचयन का मतलब होता है किसी यौगिक से ऑक्सीजन का हटना, हम इसको माइनस दिखाते हैं, ठीक है। और उपचयन का मतलब होता है किसी यौगिक में किसी तत्व में ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है। अगर किसी यौगिक से या किसी यौगिक से जब ऑक्सीजन हटेगा तो हम उसे अपचयन कहते हैं, और जब किसी एलिमेंट्स किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तब उसे उपचयन कहते हैं। और जब ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं तब हम इसे रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, एक साथ। तो जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, यहाँ देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन है यहाँ पर। इस कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है ना, तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जाता है और ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके जल बनाता है। देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन था और हाइड्रोजन अकेला था, लेकिन जब कॉपर ऑक्साइड की जब अभिक्रिया हाइड्रोजन से होती है या कराई जाती है तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट करके हाइड्रोजन के पास चला जाता है, यानी कि हाइड्रोजन से संयोग कर लेता है, जुड़ जाता है, जुड़ करके जल का निर्माण करता है और कॉपर अकेला हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, जिसको हम अपचयन कहते हैं, ऑक्सीजन का हटना, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है जिसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उपचयन कहते हैं। तो इस तरह की अभिक्रिया को ही हम कहा जाता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया, जिसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। किसी यौगिक से ऑक्सीजन का हटना और किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना को हम रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर अपचयन या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये सारा खेल ऑक्सीजन का है, हम इसको ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अभी समझा। हाइड्रोजन का भी होता है लेकिन उसका हमने एग्जांपल नहीं बताया, वो भी वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर,
देखो जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन की अभिक्रिया हो रही है बीच में। तो जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन है जो कार्बन से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा CO। जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन से कराई जाती है तो ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है और जिंक अकेला हो जाता है, यानी कि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन हट रहा है यानी कि अपचयन हो रहा है, और इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी कि उपचयन हो रहा है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम कहते हैं अपचयन, उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। चलो आई होप कि समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक और है नेक्स्ट हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया। देखो अवक्षेपण का मतलब अगर हम लोग समझें तो ठोस पदार्थ को कहा जाता है। अवक्षेपण का मतलब होता है ठोस पदार्थ। जब किसी विलयन में ठोस पदार्थ उसके पेंदी में बैठ जमा हो जाता है ना, तो हम उसे अवक्षेपण कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और अवक्षेप का बनना अवक्षेपण कहलाता है। अवक्षेप का मतलब ठोस पदार्थ। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, जिसके फलस्वरूप किसी द्रव विलयन में ठोस उत्पाद बनता है। यानी कि कभी कभी कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें प्रतिफल के रूप में, यानी कि एक नए पदार्थ के रूप में ठोस का निर्माण होता है, यानी कि ये एक ठोस के रूप में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसी को हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, द्रव भी बनता है, गैस भी बनता है, लेकिन अगर ठोस के रूप में अगर कोई नया पदार्थ हमें मिल रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, तब हम उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। ठोस के रूप में अगर हमें कोई नया पदार्थ, कोई नया प्रतिफल प्राप्त हो, तब हम उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया जब हम लोग KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड से कराते हैं तो हमें दो प्रतिफल मिलता है, एक AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड और एक KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो द्रव के रूप में रहता है, लिक्विड के रूप में, ठीक है, और जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है ये ठोस के रूप में प्राप्त होता है। तो ये जो ठोस के रूप में जो प्राप्त हो रहा है ना, इसी वजह से हम इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें नया पदार्थ ठोस के रूप में प्राप्त हो रहा है, इसीलिए हम इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को सब नाम पे ध्यान देना, नाम पे ध्यान दोगे तो तुमको आधा काम ऐसा ही हो जाएगा। याद करने वाली बात है सिर्फ एग्जाम्पल, आपको सारे अभिक्रिया का एग्जाम्पल कम से कम 1 या 2 याद रखना है। वियोजन का, संयोजन का, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन और अवक्षेपण। अब हम आते हैं इसके आखिरी पे, ठीक है, जो हमारा लास्ट था। लास्ट हमारा है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अलग है, ऊष्माशोषी अलग है, मतलब ये दोनों एक साथ नहीं होता, इसलिए बीच में और लगा हुआ है। तो पहले हम लोग ऊष्माक्षेपी को समझते हैं, उसके बाद ऊष्माशोषी को समझेंगे, और इस पे भी नाम पे ध्यान देना, ठीक है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी में एक वर्ड ऊष्मा आ रहा है, और ऊष्मा का मतलब होता है गर्म, गर्म, हीट, है ना, इसे हम हीट कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में हीट का क्या काम है? तो रासायनिक अभिक्रियाएं को अगर हम लोग हीट के नज़रिए से देखें, अगर हम लोग ऊष्मा के नज़रिए से देखें, तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें से ऊष्मा निकलता है अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया होने पर, अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा निकलती है। और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो ऊष्मा ले करके अभिक्रिया करता है, यानी कि वो ठंडक देता है अभिक्रिया के बाद। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी उन्हीं दोनों में से एक है। ऊष्माक्षेपी यानी जिन अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा निकले, ऊष्मा उत्सर्जित हो, ऊष्मा निकलती है जब किसी अभिक्रिया से, अभिक्रिया के बाद, तब हम उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आपने पटाखा छोड़ा होगा, पटाखा में केमिकल लगा होता है, डाला जाता है। जब हम उसको गर्म करते हैं, जब उसे हम आग देते हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें हीट, ऊष्मा देता है। तो वहाँ भी रिएक्शन ही होता है, क्योंकि वहाँ अभिक्रिया के बाद ऊष्मा दे रहा है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। एक और हम कुछ एग्जांपल ले लें, जैसे यहाँ पर CH4 लिया गया है, इसे मीथेन गैस कहते हैं, है ना, एक मीथेन गैस है, मीथेन गैस।
जो दहनशील है, जलने वाला गैस होता है। अब हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ तभी जलता है जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में हो। तो मीथेन गैस को जब ऑक्सीजन के संपर्क में, ठीक है, जब मीथेन गैस जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तब वो क्या बनाता है? पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड धुएं के रूप में काफ़ी कम, ठीक है, CO2 बनाता है। जलवाष्प बनाता है H2O, वाटर मत समझिएगा, जलवाष्प यानी कि गैस के रूप में वाटर का निर्माण करता है। और साथ में ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण करता है। देखो प्लस के साथ ऊष्मीय ऊर्जा है, 3 है, CO2, H2O और प्लस ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि ऊष्मा का निर्माण करता है। यानी कि वो हमें हीट देता है जब दोनों को अभिक्रिया कराया जाता है। क्योंकि यह अभिक्रिया के बाद हमें हीट दे रहा है, ऊष्मा दे रहा है, इसीलिए हम इसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और इसी का उल्टा है ऊष्माशोषी। ये क्या है कि ये हीट ले करके अभिक्रिया करता है। इसलिए दोनों को समझने का आसान तरीका है, इसमें एरो के बाद ऊष्मा रहेगा और इसमें एरो से पहले ऊष्मा लगा रहता है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, अवशोषित का मतलब होता है लेना, ग्रहण करना। तो जब कोई अभिक्रिया उस ऊर्जा ले करके अभिक्रिया करता है तो हम उसे ऊष्माशोषी, शोषित का मतलब भी होता है शोषण करना, शोषित करना, अवशोषित करना, ग्रहण करना। अर्थात कि जब कार्बन की अभिक्रिया यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना H2O यानी कि वाटर में समझिएगा, इसे जलवाष्प कहेंगे हम लोग। जब कार्बन की अभिक्रिया जलवाष्प के साथ होती है और ऊष्मा दब दिया जाता है, यानी कि ऊष्मा यानी कि हीट की उपस्थिति में, यानी कि जब कार्बन और जलवाष्प के साथ जब हम हीट देते हैं दोनों को, तब ये आपस में जुड़ करके 2 प्रतिफल बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और प्लस हाइड्रोजन। अब जब तक हम इसे, इन दोनों को अभिक्रिया कराने के लिए जब तक हम इसे ऊष्मा नहीं देंगे तब तक ये दोनों आपस में अभिक्रिया नहीं करेगा। क्योंकि यह अभिक्रिया ऊष्मा ले करके कर रहा है, इसीलिए हम इसे ऊष्माशोषी कहते हैं। ये अभिक्रिया करके हमें ऊष्मा दे रहा था, इसीलिए हम इसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ऊष्माशोषी का मतलब अवशोषित करना, यानी कि ऊष्मा ले करके अभिक्रिया कर रहा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ये ऊष्मा बाद में देता है अभिक्रिया करने के बाद। उसी तरह से नाइट्रोजन और प्लस ऑक्सीजन को जब तक हम लोग हीट नहीं देंगे तब तक ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं करेगा। ये भी क्या कर रहा है, ये दोनों भी आपस में तभी अभिक्रिया करेगा जब हम इसे ऊष्मा देंगे। अतः हम इसे भी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ये था हमारे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। आई होप कि आपको सातों अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप इसे एक बार फिर से दोबारा पूरा आप इसको अवश्य देखने की कोशिश करें, देखें, ठीक है, और अच्छे से समझ में आ जाएगा।